हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। इंडिया में बजट को लेके ऑलरेडी गर्मा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। 1 फरवरी को हर साल जिस तरीके से बजट आता है, तो इस साल भी 1 फरवरी को बजट अनाउंस होने वाला है। बट उसके पहले आपको क्या पता है कि बजट में आने वाली टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से समझा जाता है और उसकी जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ वहाँ पर जो टर्म्स यूज की जाती है उसका रियल में इम्पैक्ट क्या होता है, रियल में मीनिंग क्या होता है, वो जो मैक्रो पिक्चर होती है उसको समझने के लिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं बजट के टर्मिनोलॉजी के ऊपर। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ये यहाँ पर ऑलरेडी 7,400 लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया है, तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी रिसेंट और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ साथ यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आती है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। आज हम बात कर रहे हैं ये डीएसपी की एक गेटिंग स्मार्टर सीरीज़ है जिसमें उन्होंने फिजिकल डेफिसिट को काफ़ी अच्छे से समझाया है। उसी सीरीज़ को हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो टर्म्स यूज होती है इसमें सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग ये होता है कि गवर्नमेंट जब अपने कमाई से ज़्यादा खर्चा करती है, जबकि गवर्नमेंट अपनी कमाई से ज़्यादा खर्चा करती है, व्हेन इट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स, व्हेन इट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स, देन इट विल बी कॉल्ड फिजिकल डेफिशिएट। तो फिजिकल डेफिशिएट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और फिजिकल डेफिशिएट को किस तरीके से भरा जाता है वो आज हम इस वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। तो जो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, फिजिकल डेफिशिएट को किससे फाइनेंस किया जाता है, वो किया जाता है बोरोइंग से। अब आ जाते हैं कि फिजिकल डेफिशिएट के इम्पैक्ट्स क्या होंगे। उससे जब पहले फिजिकल डेफिशिएट को हम समझेंगे और फिर आएंगे हम इसके इम्पैक्ट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर मनी जो गवर्नमेंट को मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। तो मनी के लिए यहाँ पर तीन कंपनी, गवर्नमेंट के पास तीन यहाँ पर रेवेन्यू सोर्स है। एक आता है नेट टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू में समझते हैं कि हम यहाँ पर कंपनी, जो हम इंडिविजुअल होते हैं वो इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं, जो कंपनीज होती है वो कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट करती है, जो इसके अलावा जो कंपनी इनडायरेक्ट टैक्स भी पेमेंट करती है, और हम भी इनडायरेक्टली एवरी इंडिविजुअल जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वहाँ पर हम इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, एक्साइज, कस्टम, वेल्थ टैक्स, ऐसे स्टेट टैक्स के अलावा स्टेट टैक्स भी हम काफ़ी पेमेंट करते हैं। तो उसके कारण यहाँ पर जो बजटेड है यहाँ पर 22 ट्रिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के रूप में कंपनी गवर्नमेंट को मिलता है। ऐसा बजटेड है कि इस पूरे साल में फाइनेंशियल ईयर 22 में हुआ होगा। अभी अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कुछ पैसा होता है जो स्टेट्स को भी ट्रांसफर किया जाता है, तो वो अमाउंट आता है क्योंकि देखो जो जीएसटी होता है जो टोटल 6.3 आया उसमें से और एक्साइज आया, तो उन टोटल में से यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेट को भी ट्रांसफर करना पड़ता है क्योंकि स्टेट्स को भी चलाना है, तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर रेवेन्यू चाहिए और वो यहाँ पर थोड़ा सा पैसा स्टेट को ट्रांसफर किया जाता है। जो एसजीएसटी होता है जो कि स्टेट जीएसटी होता है वो यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है स्टेट को। तो इससे कुल मिला के यहाँ पर नेट टैक्स रेवेन्यू बजटेड 15.5 ट्रिलियन है। ये हमारे को गवर्नमेंट बजट करती है कि हम इतना प्लानिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से। बट अभी क्योंकि एंड हो चुका है तो अभी एक्सपेक्टेशन आने लग जाती है, और यहाँ पर एक कंपनी की एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से जो इस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बार टैक्स का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट को मिला है, और 28.1 ट्रिलियन का टैक्स रेवेन्यू इस बार एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ऑलरेडी किया होगा ग्रोस टैक्स रेवेन्यू। वहीं अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें 7.98, इनकम टैक्स 4.58, वहीं जीएसटी की बात करें 4.11 और एक्साइज 6.27 ट्रिलियन। इस तरीके से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ये जीएसटी 6.27 ट्रिलियन और एक्साइज 4.11 ट्रिलियन। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि टोटल पैसा यहाँ पर गवर्नमेंट को एज ए टैक्स रेवेन्यू मिला है, इस एक्सपेक्टेशन है। वहीं अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें जो मेजरली आता है कि आरबीआई का से वहाँ पर डिविडेंड मिल गया है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो गवर्नमेंट होल्ड करती है वहाँ से जो इनको डिविडेंड मिलता है वहाँ से जो पैसा आता है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगे बजटेड था 2.4 ट्रिलियन, वहीं एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 3.1 ट्रिलियन के लमसम ये नंबर आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर तो दोनों जगह नंबर बड़े हैं। बट वहीं अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की, जहां पर होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो एंटिटीज होती है उनमें डाइवेस्टमेंट कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, या अपनी एलआईसी है जैसे एलआईसी को गवर्नमेंट सेल कर रही है या गवर्नमेंट अपनी एसेट सेल करती है, तो वहां से पैसा मिलने वाला है। तो ये गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी वो 1.8 ट्रिलियन की लगाई थी, बट वो 95% से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वो शॉर्ट हो गया है, क्योंकि जो मेजर चंक आने वाला था वो आने वाला था एलआईसी के आईपीओ से। वहां से करीबन 1.75 लाख करोड़ रुपीज एक्सपेक्टेड थे, बट क्योंकि वो सब अभी तक इस साल में अभी फरवरी तक आ चुका है और अभी तक कोई भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। आने वाले इस क्वार्टर में यहाँ पे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्च में या आ जाएगा या अप्रैल में आ जाएगा, बट अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली नहीं आई है। तो इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल रिसीट है वहाँ पर शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो वो शॉर्टफॉल है जो यहाँ पर जो
नेट टैक्स रेवेन्यू का बढ़त होगी वहां से सेट ऑफ हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20 ट्रिलियन के लमसम नेट रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलेगा। ये होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आया। अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट पैसा खर्चा कहाँ करती है। तो दो तरीके से पैसा खर्चा करती है, जिसमें आ रहा है कि टोटल 34.7 बजटेड नंबर्स हैं जो एक्सपेक्टेड किया, बजटेड नंबर है जो कि एक्सपेंडिचर किया गया। वहीं अब दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे 29.2 ट्रिलियन है, जिसमें आ गया हमारा इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट मनरेगा की जो स्कीमें चलाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारी ग्रोसरी यूटिलिटी जो हाउस होल्ड्स को देती है, और बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाओं को डेली रूटीन में जो काम आता है वो यहाँ पर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो मेजर चंक होता है। वहीं अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, इस तरीके के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वहाँ पर खर्चा किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर पैसा जो खर्चा किया जा रहा है वो बजटेड किया जा रहा है 34.7, मतलब 35 ट्रिलियन के लमसम का पैसा खर्चा किया जा रहा है। ये रुपीज़ में आपको मैं नंबर बता रहा हूँ। तो यहाँ से पैसा आया हमारे पास 20 ट्रिलियन, और हमने खर्चा कितना किया 35 ट्रिलियन। तो हमारा जो अगर हम देखेंगे 15 ट्रिलियन का यहाँ पर डेफिशिएट आपको अभी दिख रहा है। और इंडिया में मोस्टली टाइम फिजिकल डेफिशिएट ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल डेफिशिएट है 15 ट्रिलियन का। तो इसको किस तरह से सेट ऑफ किया जाएगा, एक तो गवर्नमेंट है जो मार्केट से बोरोइंग लेगी, 9.2 ट्रिलियन की गवर्नमेंट बोरोइंग लेगी, जिसमें ग्रोस मार्केट बोरोइंग 13.8 है, जिसमें से थोड़ा रीपेमेंट भी किया 5 ट्रिलियन का इन्होंने। और दिस इज द इंडिकेटर कि गवर्नमेंट यहाँ पर बॉन्ड मार्केट का किस तरह से जो यहाँ पर वो सप्लाई होगी वो यहाँ से पता चलती है। तो ओवरऑल मार्केट में कितनी बोरोइंग गवर्नमेंट की होती है उससे यील्ड पे प्रेशर ऊपर नीचे होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो अदर्स आता है, जो 5.9 ट्रिलियन पार्ट बनता है, जो होता है कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले ली, एक्सटर्नल असिस्टेंस ले लिया, या स्मॉल सेविंग्स, इस तरीके की जो चीज़ें होती है वहाँ से अपना जो डेफिशिएट है वो फाइनेंस करती है। तो दो तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट है अपना जो डेफिशिएट है वो फाइनेंस करती है। तो 15 ट्रिलियन का फिजिकल डेफिशिएट है जो बजटेड किया गया है, एंड इट विल बी क्रेडिबली फाइनेंस्ड। तो ये टोटल तीन हो गया कि पैसा आया कहाँ से, पैसा हमने कितना कमाया गवर्नमेंट ने, तो 20 ट्रिलियन गवर्नमेंट ने पैसा कमाया। पैसा खर्चा कितना किया, 35 ट्रिलियन पैसा खर्चा किया, -15 करेंगे तो 20 ट्रिलियन हो गया। 20 ट्रिलियन को फाइनेंस कैसे किया, तो फिर 35 -20, तो 15 ट्रिलियन बचा, 35 -20, और 15 ट्रिलियन को फाइनेंस किया, 10 ट्रिलियन के लमसम यहाँ पे बोरिंग ली, और 5 ट्रिलियन अदर्स से यहाँ पर फाइनेंस किया गया है। अब समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसके फिजिकल डेफिशिएट होने से क्या इम्पैक्ट होता है, तो यहाँ पर कुछ 5 टर्म्स है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। सबसे पहली टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको सबको हिंदी में मैं समझाता हूँ, महंगाई। महंगाई क्या होगी कि जितना हाई फिजिकल डेफिशिएट होगा, जितना डेफिशिएट ज़्यादा होगा, उतना इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, मतलब कि इसके कारण डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है। और इसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि 100 रुपये खर्च करने थे, गवर्नमेंट ने 110 रुपये खर्च किए। 110 रुपये खर्च करेंगे तो लोगों के पास आप कह सकते हैं कि उनकी जो डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होगी। इसके कारण इंक्रीज डिमांड के कारण उसको फुलफिल करने के लिए इन्फ्लेशन यहाँ पर उसका इम्पैक्ट निकल के आता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें वो आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का कोरिलेशन होता है इन्फ्लेशन से। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर इंडिया में बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट की भी आपकी बढ़त देखने को मिलेगी। कोरिलेशन मतलब होता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी, और अगर हाई फिजिकल डेफिशिएट होगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर इंडिया में डिसाइड किया जाता है, जो आने वाले समय में हर क्वार्टरली, और आपको जब भी आरबीआई की मीटिंग्स होती है जो हम अपडेट करते रहते हैं टेलीग्राम पे। वहीं आ जाता है थर्ड पॉइंट की मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग, मतलब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो ज़्यादा है, तो मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है। एज पर अगर हम फिजिकल डेफिशिएट देखते हैं तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा है, गवर्नमेंट की अर्निंग कम है, तो वहाँ से पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा। और अगर फिजिकल डेफिशिएट राइज होगा तो उससे कम पैसा आएगा, और मनी की जो सप्लाई है वो टाइट करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं मनी सप्लाई का यहाँ पर इम्पैक्ट निकल के आता है जो ओवरऑल रहता है। चौथा पॉइंट आता है वो आता है एक्सचेंज रेट का। जैसे जैसे हाई फिजिकल डेफिशिएट होगा, मतलब कि आप बोरोइंग्स ज़्यादा लेंगे क्योंकि उसको सेट ऑफ तो करना पड़ेगा, और जैसे ही आपकी बोरोइंग्स ज़्यादा होगी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके रुपी पे पड़ेगा, क्योंकि रुपी उसी हिसाब से डीपर वीकर होता जाएगा एज कंपेयर टू अदर करेंसी, क्योंकि एक्सचेंज रेट फिजिकल डेफिशिएट के से पे काफ़ी गुना डिपेंड करती है। फिर आ जाता है पांचवा पॉइंट, फ्यूचर टैक्सेस। तो फ्यूचर टैक्सेस का यहाँ पर क्या मतलब है कि हायर फिजिकल डेफिशिएट इज कंसीडर्ड कि हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर टू मैनेज द डेट, क्योंकि आपका जो डेट है
वो आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, आपको उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा, उसको आपको जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी लगेगी। तो उसके कारण क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी इसके कारण आपका जो ओवरऑल, अगर हम जैसे पीएनएल अगर आप समझते हो, तो पीएनएल में अगर कभी कभी इंटरेस्ट से यहाँ पर डिडक्शन अच्छा मिल जाता है तो हमारे को टैक्स कम देना पड़ता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट एज ए इकोनॉमी नेगेटिव हो, और उसके कारण आपकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाले समय में देखने को मिले। तो ये टोटल इम्पैक्ट यहाँ पर निकल के आता है ओवरऑल लेवल पर। वहीं अगर हम फिस्कल डिफिशिएट की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो चीजें समझना जरूरी है। क्या डेफिशिएट जरूरी था, मतलब कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर करना ज्यादा जरूरी था या नहीं था। दूसरा है कि इसको किस तरह से फाइनेंस किया गया है। तो पहली चीज समझते हैं कि क्या यहाँ पर डेफिशिएट की आवश्यकता थी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में क्या इतने एक्सपेंडिचर की जरूरत थी। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो 30 ट्रिलियन किए गए हैं, जबकि हमारे पास रेवेन्यू कितनी है 20 ट्रिलियन की, तो हमने 30 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर किया है। तो हमको जो गवर्नमेंट की जो जब बजट आता है ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्प्लिट इसका निकल के आता है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस तरीके से खर्चा किया है। तो आपको क्या समझना है, जब भी आपके पास ये आएगा, जब अखबार में आएगा या आपको न्यूज़पेपर में या आपको टेलीग्राम पे हम वहां पर भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको ये देखना है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस तरीके से किस हेड में कितना खर्चा किया गया है, टू अंडरस्टैंड मोर तो कि यहाँ पर डेफिशिएट जरूरत थी या नहीं थी। दूसरा हो जाता है कि हाउ मच ऑफ द एक्सपेंडिचर विल फंड द ग्रोथ। इसके अंदर जितना एक्सपेंडिचर किया गया, क्या वो फ्यूचर ग्रोथ को रेप्लिकेट करता है। अगर वो फ्यूचर को रेप्लिकेट करता है देन इट इज़ फाइन कि हम अगर हम जैसे कंपनी भी होती है तो बोरोइंग लेना गलत नहीं है। अगर बोरोइंग से हम आगे आने वाली ग्रोथ को फंड कर रहे हैं, तो वो बोरोइंग से आपको आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको कहीं फायदा भी मिलता है, क्योंकि आप उससे अच्छा ज़्यादा रिटर्न आप दे पाते हैं। और क्या ये एक टाइम का है, तो एक टाइम तो होता नहीं है इंडिया में, तो एक टाइम का तो यहाँ पर बात उठती नहीं है। फिर आ जाता है टोटल रिसीट, तो पैसा आया कहाँ से। तो अब हमारे को देखना है कि क्या ढंग से इसे फाइनेंस किया गया। तो अपन को ये देखना होगा कि पैसा गवर्नमेंट ने कहाँ से, मार्केट बोरोइंग कहाँ से की है। और दूसरी बात है कि या ये सही लग रहा है जो गवर्नमेंट ने किया है, वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी होगी कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट में किस तरीके से फंडिंग की गई है। अब आ जाते हैं कि टोटल जो फिस्कल डेफिशिएट है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो फिस्कल डेफिशिएट को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी शो किया जाता है, और एफआरबीएम एक्ट मतलब कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से 3% ऑफ जीडीपी का यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि 3% ऑफ जीडीपी आप इतना फिस्कल डेफिशिएट चल सकता है। बट क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पेंडेमिक आया और उसके बाद ये सारे जो टेम्परेली इन टारगेट्स को सस्पेंड कर दिया गया, बट फाइनेंशियल ईयर 21 में फिस्कल डेफिशिएट बढ़कर 9.5% ऑफ द जीडीपी हो चुका था, जो कि काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारा 3% का टारगेट है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 में बजट किया गया था 6.8%, और अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि मात्र मतलब यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट यहाँ पर कम हुआ है फिस्कल डेफिशिएट, तो ये काफी अच्छा है, दिस इज ए पॉजिटिव। वहीं अगर हम एक्चुअल जो आएगा, अभी एक्चुअल में जो 1 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा, तो हम आपको एक्चुअल देखना है कि क्या 6.6% से कम यहाँ पर निकल के आता है, तो वो काफी अच्छा होगा। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत है, एज ए इकोनॉमी हमारे लिए गलत है। तो ये रहा आपके लिए बजट की जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है। फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू, पैसा कहाँ से आता है, पैसा किधर लगता है, बजट क्या किया जाता है, वो मैंने आपके लिए डीप डाउन करने की कोशिश की और सिंपल हिंदी में समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम आने वाले समय में एक सेक्टोरल एनालिसिस की वीडियो आज या कल में लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें इस वीडियो को, टू अंडरस्टैंड कि बजट होता क्या है एंड बजट में किस तरीके की टर्मिनोलॉजी समझाई जाती है, किस तरह की टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की जाती है। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।